स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आने वाली जूनियर एडिट की परीक्षा, इसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए मैं 20 प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो हमारा पार्ट ए में अनिवार्य विषय है जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसकी मैं 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और जिसमें लगभग 800 क्वेश्चन तो सीधे सीधे कवर किए जाएंगे और ऑप्शन एक्सप्लेनेशन को लगाकर लगभग 2000 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें और इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी धौली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का शिलालेख खरोष्टी लिपि में सिर्फ 2 ही शिलालेख लिखे गए थे, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसहरा, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहबाजगढ़ी। का पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी यूनान या ऑप्शन डी मोरक्को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रीस या यूनान। 1970 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित थे, जो कि 1856 ईस्वी में आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1966। 1966 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में एक समझौता हुआ था। इसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सांवर झील वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी मणिपुर। तो सांवर झील जो है वो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। उड़ीसा में जो है वो चिल्का झील स्थित है और तमिलनाडु में पुलिकट झील और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। तो इसकी जो एक झील है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में पुलिकट झील, मणिपुर में लोकटक और उड़ीसा में चिल्का झील और सांवर झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में। इसे याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे स्थित था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा या ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पंचशील का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो पंचशील का नारा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण या ऑप्शन डी वामन पुराण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण है और ये मत्स्य पुराण किस पुराण संबंधित, किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। और विष्णु पुराण में जो दे रखा है वो मौर्य वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखी? ऑप्शन ए पाणिनि,
ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी बराहमिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाणिनि। चलिए अन्य ऑप्शन देखते हैं। जो विशाखदत्त की है वो सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। और पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? महाभाष्य। और बराहमिर की कौन सी पुस्तक है? पंच सिद्धांत का, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? यानी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनके बीच में कितने डिग्री चैनल स्थित है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा 10 डिग्री चैनल। जो अंडमान है वो 10 डिग्री चैनल में से अलग होता है। यानी कि किस कैसे याद करेंगे इसे? अंडे से याद कर लें। अंडा किस में? सिर्फ 10 में आ रहा है, ठीक है। ये जो इतना डिग्री चैनल है वो 10 में ही आएगा अंडा। यहाँ ऑप्शन में आएगा 8, 9, 10, 11 यही आएगा बस। तो इसमें कितना, जिसमें भी एक अंडा बना हो, यानी कि अंडा से अंडमान, तो उसमें यहाँ 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में? अंडमान और निकोबार। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन या ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो उसका सही आंसर आएगा फिर क्या आएगा? नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा जाए कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है तो उसका आंसर आएगा वर्गीस कुरियन। तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। अगर बात हो विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। और बात की जाए कि दुग्ध क्रांति जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। जो हरित क्रांति है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी भारत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन सी पायरोमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। देखिए इसमें जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोमीटर होगा या हाइग्रोमीटर होगा। तो जो हाइड्रोमीटर है वो जल से संबंधित है, यानी कि किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रो मतलब जल, यानी किसी भी द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है उसके मापने के लिए तो प्रयोग किया था हाइड्रोमीटर। अगर बात करें हाइग्रोमीटर की तो वो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। हाइड्रो जल वाला हो गया तो हाइग्रो किससे होगा? आर्द्रता संबंधित होगा। पायरोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए, जैसे कि सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे? बैरोमीटर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी जीनत महल, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। और जो कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, इन्होंने जगदीशपुर बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 73वां संविधान संशोधन संबंधित था। ऑप्शन ए नगर पालिका परिषद, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी दल बदल कानून या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो 73वां और 74वें में कन्फ्यूज होते हैं। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 74वां। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो वो नगर पालिका से संबंधित था। तो पहले 73वां, जो पंचायत होती है गाँव में होती है, पहले गाँव फिर शहर, तो 73वां पहले, उसके बाद 74वां नगर पालिका परिषद संबंधित था। और जो 52वां संविधान संशोधन था वो दल बदल कानून से संबंधित था। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब लागू किया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। देखिए जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो लाया तो 2005 में गया था, लेकिन लागू 2006 में किया गया था। अगर लागू की बात आएगी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006। कब आया? तो 2005 में, ठीक है। इसको आसानी से देखकर पढ़कर लगाएं।
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा, जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगर यहीं बात करते हैं कि सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो उसका आंसर आता गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। अगर बात करें जनसंख्या की तो सबसे कम होगी वो सिक्किम की। अगर यही बात की जाती कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो फूलों की घाटी है, फ्लावर वैली, वो उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर बात की जाए शांत घाटी या साइलेंट वैली, वो कहाँ स्थित है? वो केरल में स्थित है। ध्यान रखें, फूलों की घाटी उत्तराखंड और साइलेंट वैली केरल। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। 22 अप्रैल को, सबसे पहले चलो देख लेते हैं, मार्च से शुरू करते हैं, क्रम से याद करें। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस। फिर उसके बाद 22 अप्रैल में क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस। यानी पहले जल दिवस, उसके बाद पृथ्वी दिवस। और 22 मई में क्या होगा? विश्व जैव विविधता दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। और जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी या ऑप्शन डी लाल। तो जो जिस भी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है वो बहुत ही दूर से दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होगी? लाल की। और इसी जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन जो होगा सबसे कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है लेकिन इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो सिग्नल होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दूर से दिखाई देते हैं और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो जो गोबर गैस है, यहाँ दलदली स्थानों पर जहाँ पर भी गैसें पाई जाती हैं, धान के खेत में जो गैस पाई जाती है या जो जानवर जुगाली करते हैं वो जुगाली में जो गैस निकलती है वो होती है सब। इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन गैस। यानी कि दलदली स्थानों में मीथेन गैस पाई जाती है, धान के खेतों में भी मीथेन गैस निकलती है, या फिर गोबर जो गोबर होता है उसमें भी मीथेन गैस निकलती है। और ये जानवर जुगाली करते हैं उसमें भी कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। जहाँ पर मलमूत्र होता है या शौचालय में जो एक दुर्गंध आती है वो कौन सी गैस होती है? उसकी अमोनिया गैस की दुर्गंध होती है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है जिसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है, या फिर जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर परिवर्तन तो होता है परंतु हमें पता नहीं। तो देखिए डी तो हम लगा नहीं सकते, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कुछ ना कुछ लोहे पर जुड़ रहा है तो इससे क्या है? उसका भार क्या है? लोहे का भार बढ़ रहा है। यानी कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो जो मौलिक अधिकार हैं उसका रक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हमारे मौलिक अधिकारों से की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? देखिए इसको महंगाई के हिसाब से लगाकर गलत ना करें कि सोना सबसे ज़्यादा महंगा होता है,
वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है वो चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बात राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर यहाँ पर राज्य नहीं होता, पूछा जाता कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो फिर आता दिल्ली का। उसमें कितने हैं? 1 किलोमीटर में लगभग 11 से 12 हज़ार के करीब। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और केरल की बात करें, केरल साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। कितना परसेंट है साक्षरता यहाँ की? लगभग 94%। और ये जो है लिंग अनुपात में भी सबसे आगे है। यहाँ पर लिंग अनुपात कितना? 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है? हरियाणा का। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो जो खाने का सोडा है इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो खाने का सोडा है उसमें बाई लगा होता है, यानी बड़ा होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ये H जो होता है किसके लिए होता है? बाई, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसकी बात करें ये किस प्रकार का लवण है, तो ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? ये अम्लीय लवण है। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या होता है? धावन सोडा। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? धावन सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। अगर बात करें सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होता है? साधारण नमक। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। चलते हैं नेक्स्ट। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उपाधियों का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो देखिए इसमें जो उपाधियों का अंत का प्रावधान है वो अनुच्छेद 18 में दे रखा है। अगर बात करें अनुच्छेद 17 तो इसमें क्या दे रखा है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत को जो दूर करना, वो किस में दे रखा है? अनुच्छेद 17 के बारे में 17 में दे रखा है। बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमारे प्राणों की और हमारे जो दैहिक स्वतंत्रता है वो किस में दे रखी है? अनुच्छेद 21 में। और अगर 21 का में बात करें, 21 का उसमें क्या दे रखा है? शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो हमारा अधिकार है। और बात करें अनुच्छेद 20 तो इसमें क्या दे रखा है? दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, यानी कि हमें कोई दोषी करार के होने के बाद किसी न्यायालय से, तो उसके बाद हमें क्या संरक्षण प्राप्त है। अगर आप आर्टिकल की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण जो अभी अनुच्छेद हैं उनको मैंने बहुत ही आसानी से कवर किया है। आप उस वीडियो को एक बार देखें, उसमें आपको प्रत्येक अनुच्छेद आसानी से याद हो जाएगा और उसमें क्या क्या दे रखा है सब कुछ उसमें समझाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात करें कटक की, कटक उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर बात किया शिमला, तो शिमला किस संबंधित है? आलू। तो यहाँ पर शिमला पे क्या है? शिमला और आलू का संबंध, यानी शिमला और आलू को हम मिला के बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? शिमला में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात करें लखनऊ की, लखनऊ में क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसको आसानी से याद करें। चारों विकल्प को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है।
देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी CF एंड्रयूज या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? देश बंधु के नाम किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को। अगर यहीं पे पूछा जाए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है तो उसका क्या आंसर आएगा? CF एंड्रयूज। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज को। और अगर बात की जाए कि लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और बात करें जयप्रकाश नारायण कौन है, इन्हें क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक। क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक। और लोक मान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें ये प्रश्न सब याद रखें। एक बार मैं दोहरा देता हूँ इसको। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। इसका सही आंसर तो बी होगा। CF एंड्रयूज दीन बंधु, जो देश से संबंधित है हमारे वो देश बंधु, और जो CF एंड्रयूज बाहर के हैं वो कौन है? दीन बंधु। इसे ऐसे याद रखें। जयप्रकाश नारायण लोक नायक और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान जो है वो नागपुर में स्थित है। इसे याद रखें, ठीक है। कोई इसको ट्रिक बना ले याद करने के लिए, जैसे भी याद रखें इसको आसानी से याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऐसे याद करने से कपास के खेत में क्या घुस गया? नाग घुस गया, ठीक है। अगर बात करें देहरादून, तो देहरादून में क्या स्थित है? देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में। हरियाणा में क्या है? हरियाणा के करनाल में केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान, देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान और हरियाणा में केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसे याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति। इसमें किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद नंबर 72 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हुमायूंनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम या ऑप्शन डी हुमायूं। देखिए इसमें कन्फ्यूज ना हो, ये बार बार पूछा जाता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा। तो हुमायूंनामा जो हुमायूं ने नहीं लिखा, ये इनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने ये लिखा है हुमायूंनामा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा, बाबर ने जो आत्मकथा किस में लिखी है? तुर्की भाषा में। वैसे तो इनकी जो भाषा जो थी वो, इनके जो शासन है वो किस में चलता था? फारसी में चलता था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा है वो किस में लिखा हुआ? तुर्की भाषा में। और हुमायूंनामा किसने लिखा है? ये गुलबदन बेगम ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश पे महाभियोग चलाया जा सकता है या अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन जो भारत के राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर कार्य करते हैं। यानी पश्चात पर्यंत का मतलब क्या होता है? जब चाहे राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, ठीक है। तो जो भारत के राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं होती, इसको आसानी से याद रखें। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर बात करें हम पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसमें जो होता है वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही मॉडल पूछा जाता है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय किया गया? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड
या ऑप्शन डी इरविन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो बंगाल का विभाजन था 1905 ईस्वी में किया गया था, वो कर्दन के समय पर किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बीज या ऑप्शन डी फल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो हल्दी है वो तने से प्राप्त की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गयासुद्दीन बलबन। जो केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज था वो गयासुद्दीन बलबन ने चलाया। मैंने जो है दिल्ली सल्तनत को बहुत ही कम समय में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपके सभी प्रश्न जो हैं दिल्ली सल्तनत से बनने वाले सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पहले उपदेश की जो घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। और कुशीनगर में क्या था? गौतम बुद्ध का जो था वो महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। यहाँ पर हमारे 40 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसमें जो है वो अनिवार्य सब्जेक्ट के अंतर्गत 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 रीजनिंग के होंगे और 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर संबंधित होंगे। करंट अफेयर्स की जो वीडियो में एक मैराथन वीडियो डालूंगा, जिसमें 8 महीने के कंप्लीट मैराथन होगी, और वो आप देख जाएं एग्जाम से पहले, वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इसमें मैं जो हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित, जो इकोनॉमिक्स है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं, जो अनिवार्य विषय के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे संबंधित में 40 प्रश्नों की 20 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। उसमें से पूरा आप बस विश्वास करें, इसको मैं पूरा जो पेपर होगा वो इन्हीं 20 सेट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके वैकल्पिक विषय हैं उसको आप अपने हिसाब से तैयार कर लें। किसी का हिंदी है, किसी का साइंस है, किसी का हिस्ट्री है। जिसका हिस्ट्री है वो तो इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री वाला जो इतिहास का पोर्सन है वो इसी से कवर हो जाएगा। बाकी साइंस के लिए मैं कुछ 3 से 4 मैराथन वीडियो डालूंगा पेपर से कुछ दिन पहले। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।